गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। तो आज हम ग्राम पॉजिटिव कोकाइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टेफाइलोकोकस। तो आज का टॉपिक स्टेफाइलोकोकस स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी स्फेरिकल शेप में बैक्टीरिया अपने पास प्रेजेंट रहेगा और अगर वो सिंगल है तो उसको हम बोलेंगे कोकस। क्या बोलेंगे? कोकस। अगर वो डबल है तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। अगर वो 4 इन नंबर है तो हम उसको बोलेंगे टेट्राड। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको टेट्राड। अगर वो 8 इन नंबर है तो उसको हम बोलेंगे सार्सिना। ठीक है, अगर वो चैन लाइक अरेंजमेंट में अरेंज हो रखा है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी अंगूर के गुच्छे की तरह एक क्लस्टर फॉर्म में अरेंज है तो हम उसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई। क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकाई। तो आज हम ओनली स्टेफाइलोकोकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें सुनो। ये एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, जो भी कोकाई होंगे, ठीक है, जो भी कोकाई होंगे एक स्फेरिकल शेप में होंगे। तो ये भी कौन से शेप में होगा? एक स्फेरिकल शेप के अंदर होगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसको किसी डाई के थ्रू स्ट्रेन करते हो, ठीक है, तो डीकलराइज करने के बाद भी आपको क्रिस्टल वॉयलेट कलर की अपीयरेंस देगा। ठीक है, तो अगर क्रिस्टल वॉयलेट कलर की अपीयरेंस आ रही है स्ट्रेनिंग पे, ठीक है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? ग्राम पॉजिटिव कोकाई होगा, जो कि कौन सा? स्टेफाइलोकोकस। और स्टेफाइलोकोकस कौन से अरेंजमेंट में अरेंज रहता है? एक ग्रेप के क्लस्टर जो बंच होता है उसकी तरह, जो अंगूर का गुच्छा होता है उसकी तरह अरेंज रहता है। यहां तक बात क्लियर है? अगर मैं स्टेफाइलोकोकस की बात करूं तो ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस पायोजेन, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनियाई। और आज हम पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बारे में। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, ये कौन सा कोकाई है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। और मैंने आपको बोला था कि जब भी कोकाई वर्ड आएगा तो आप समझ जाना कि ये कौन से शेप का होगा? एक स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, कोकाई वर्ड आया मतलब कि एक स्फेरिकल शेप का होगा। और स्टेफाइलोकोकस आया है यानी कि ये अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी तरह क्लस्टर फॉर्म के अंदर अरेंज रहेगा। यहां तक बात समझ में आई है? अब आगे सुनो। मेनली क्या है कि जो स्टेफाइलोकोकस है इसकी 32 स्पीशीज होती है। कितनी स्पीशीज होती है? 32 स्पीशीज होती है। ठीक है, यानी कि इसके आप क्या बोल सकते हो? उनको सब टाइप्स बोल सकते हो। लेकिन जो मेजर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो आता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। यहां तक बात समझ में आई है? अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इसकी जो अरेंजमेंट रहेगा वो एक अंगूर के गुच्छे की तरह होगा। ठीक है, ग्रेप लाइक क्लस्टर के लायक इसका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? स्फेरिकल शेप में, इसलिए मैंने इसको बोला था कोकाई। और स्टेफाइलो है इसलिए किस अरेंजमेंट में है? ग्रेप लाइक क्लस्टर के अरेंजमेंट में है। तो अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा? स्फेरिकल कोकाई है। ठीक है, जो कि 3 प्लेन्स के अंदर डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हुआ। ठीक है, और उसी के अंदर एनक्लोज रह गया। तो उसने अपना कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? कैसा अरेंजमेंट दिखाया उसने? एक ग्रेप लाइक क्लस्टर की तरह। ठीक है, और यही है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी उसको बोलते हैं अपन जब हम किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? एक ग्रेप लाइक क्लस्टर की तरह दिख रहा है, एक अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रहा है। क्या है? 3 प्लेन है, 1 2 3 प्लेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि डॉटर सेल डिवाइड हुआ और उसकी प्रॉक्सिमिटी के अंदर वो एनक्लोज हो गया। और उसने कौन सा स्ट्रक्चर दिखाया आपको? एक ग्रेप लाइक क्लस्टर अरेंजमेंट। यहां तक समझ में आया है? अगर मैं बात करूं सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मतलब कि ये कहां से आ सकता है और कैसे ट्रांसफर हो सकता है, तो सुनना। कोई भी इन्फेक्टेड खाना या पानी, यानी कि कोई भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर है, ठीक है, और अगर उसको किसी इंडिविजुअल ने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, उसको किसी इंडिविजुअल ने खा लिया है, तो क्या होगा? उसके थ्रू बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर जा सकता है। ठीक है, और वहां से ब्लड के कांटेक्ट में आके वो अपनी डिजीज को अपने अंदर
इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर एक वर्ड है कैरियर। तो कैरियर क्या होता है ये सुनना, ठीक है। कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई पर्सन है जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ना वो बीमार हुआ, आराम से हेल्दी है, आराम से घूम रहा है, ठीक है। वो किसी दूसरे इंसान से मिला, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला जो बंदा था जो कि हेल्दी है लेकिन वो क्या है, इन्फेक्टेड है, उसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए, ठीक है, लेकिन इन्फेक्टेड तो है, वो क्या हुआ, एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हुआ जिसको हम बोलेंगे कैरियर, ठीक है। अगर वो किसी और इंसान के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया, ठीक है, किसी और इंसान के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया तो उसको भी चांसेस है इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने के, ठीक है। तो जो इंसान एक इन्फेक्शन को दूसरे इंसान में ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक कैरियर कहलाएगा, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होगा। किसके अंदर, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के केस में। यहां तक समझ में आया। थर्ड पॉइंट में वर्ड आता है फोमाइट्स। फोमाइट्स यानी कि कुछ ऐसी चीज जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कंटामिनेटेड हो चुकी है, और वो चीज होगी नॉन लिविंग, ठीक है, जैसे कि टॉवेल हो गया, कोई खिलौना यानी कि टॉय हो गए, या फिर क्लोथ्स हो गए, ठीक है। और वो किससे कंटामिनेटेड है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अगर उसको कोई हेल्दी इंडिविजुअल यूज लेगा तो उसके भी चांसेस रहेंगे कंटामिनेटेड होने के या फिर इन्फेक्टेड होने के। तो ये हमने बात की है सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द डिजीज की बाय द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और स्टेफाइलोकोकस कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, जो कि स्फेरिकल शेप में रहेगा। मेजर बात। अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, ठीक है, अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो स्टेफाइलोकोकस जो है यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की हम बात कर रहे हैं, तो एक टॉक्सिन सिक्रीट करेगा जिसको हम बोलेंगे एक्सोटॉक्सिन। क्या बोलेंगे, एक्सोटॉक्सिन। और एक्सोटॉक्सिन मेनली दो रिलीज करेगा, या तो होगा ल्यूकोसिडिन और या फिर होगा साइटोकाइन। कौन सा होगा, या तो होगा ल्यूकोसिडिन और या फिर होगा साइटोकाइन, ठीक है। अब ये दोनों जो महाशय हैं यानी कि ल्यूकोसिडिन एंड साइटोकाइंस, ये क्या करेंगे, जो होस्ट सेल की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी उसको डिस्टर्ब कर देंगे। क्या कर देंगे, होस्ट सेल की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये होगा तो उसकी वजह से पेंटोन वैलेंटाइन फैक्टर रिलीज होगा। क्या होगा, पेंटोन वैलेंटाइन फैक्टर रिलीज होगा, है ना। और मैंने आपको क्या बोला था कि एक तो होगा ल्यूकोसिडिन और एक होगा साइटोकाइन। तो ये उसकी वजह से क्या होगा, ल्यूकोसिडिन जो है वो एक्शन में आएगा, ठीक है, अक्षय कुमार की तरह ये फुल फॉर्म में आएगा, एक एक्शन में आएगा खतरों का खिलाड़ी बन के, है ना। और ये ल्यूकोसाइट्स का डिग्रेनुलेशन कर देगा। क्या कर देगा, ल्यूकोसाइट्स का डिग्रेनुलेशन कर देगा। ल्यूकोसाइट बोलूँ तो जो अपनी ब्लड सेल्स होती हैं उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, WBC की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या कर देगा, ये डिग्रेनुलेशन कर देगा। अब क्या होगा कि एक कोएगुलेज एंजाइम होता है। कोएगुलेज एंजाइम बोलूँ तो जो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है, जो ब्लड का जमना होता है, ब्लड का जो थक्का जमना होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने मान लो इंजरी हुई थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि इंजरी हो गई तो ब्लड बहता ही रहेगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन होती है और ब्लड का बहना रुक जाता है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में जो वर्क करता है वो होता है कोएगुलेज एंजाइम, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या करता है, ये रिलीव करता है कोएगुलेज एंजाइम को, ठीक है। कोएगुलेज एंजाइम को जैसे रिलीज करेगा वो क्या करेगा, प्लाज्मा के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे क्लोटिंग फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब जैसे क्लोटिंग फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा तो आपने नाम सुना होगा फिब्रिन, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो मेनली जो फिब्रिन होता है ये क्लोट फॉर्मिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मेनली यही रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोट फॉर्मेशन के। तो जो फिब्रिन है ये क्या करेगा, जो कोकाई का सेल वॉल थी, ठीक है, कोकाई यानी कि एक स्पेरिकल शेप बेसिलाई है ना, उसकी क्या है, सेल वॉल है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग फॉर्म कर देगा, ठीक है, उसके ऊपर जम के एक कोटिंग फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो अब साहब जो बैक्टीरिया अगर अपनी असली शक्ल के अंदर रहता, ठीक है, तब तो अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पहचान जाता कि ये कुछ न कुछ फॉरेन पार्टिकल है ना। लेकिन क्योंकि फिब्रिन ने उसको ड्रेस बना दी, उसके ऊपर एक कोटिंग
चढ़ा दी, ठीक है। तो अब अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो उसका फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से वो फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस से गुजरना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होगी। समझ में आई? और इसी तरीके से इसका जो पैथोजेनेसिस है वो प्रोग्रेस करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई है? और यही सेम प्रोसेस होता है अगर एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि पस फॉर्मेशन हो रही हो होस्ट टिश्यू के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई है? अब हम बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। साहब की अगर इससे इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या अपने को मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस अपने को देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट तो आता है लोकलाइज स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन का नाम आते आपके माइंड में आएगा कि साहब कुछ ना कुछ स्किन रैशेज हुए होंगे या फिर पिंपल्स टाइप का कुछ हुआ होगा ना। तो लोकलाइज स्किन इन्फेक्शन से याद रखना बच्चे कि इसके अंदर एक होगा इम्पेटिको डिजीज, ठीक है। ये नोट्स के अंदर मैंने पूरी डिटेल में लिख रखा है इम्पेटिको डिजीज वगैरह। यहाँ पे मैंने ओनली आपको पॉइंट्स बता के उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना। तो लोकलाइज स्किन इन्फेक्शन में याद रखना इम्पेटिको डिजीज, ठीक है, यानी कि स्किन हुआ, हैंड हुआ या फीट्स हुए, उसके ऊपर रेड रैशेज हो जाएंगे, ठीक है। और वो बाद में पक के जब बर्स्ट होंगे तो जैसा शहद में से सिक्रीशन होता है ना, वैसा हनी लाइक सिक्रीशन होगा उसमें से, ठीक है। जैसा कि आपने बाल तोड़ जो हो जाता है उसके अंदर देखा होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस से याद रखना जो अपना हेयर फॉलिकल होती है, क्या होती है? हेयर फॉलिकल होती है। अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी कि आइटिस, यानी कि उसका इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे फॉलिकुलाइटिस। तो ये भी आता है लोकलाइज स्किन इन्फेक्शन की कैटेगरी में। यहाँ तक समझ में आया है? और सुनो, सेकेंड आता है एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। एक्यूट एंडोकार्डाइटिस मेनली क्या होता है कि हार्ट की होती है 3 लेयर, एंडो, मेयो एंड पेरिकार्डियम, ठीक है। तो अगर हार्ट की लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो इस कंडीशन में आता है। तो ये बैक्टीरिया उसको कोज कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, मेनली जो हार्ट के वॉल्स होते हैं, हार्ट के जो वॉल्स होते हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, है ना, और जो एरोटन पल्मोनरी जो वॉल्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से डिजीज कोज होती है, ठीक है। तो ये सब आप जब फर्दर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में चल जाएंगे तो एमएसएन के अंदर पढ़ने को आपको मिलेगा, है ना। अभी आप जनरली ये याद रखो कि एक्यूट एंडोकार्डाइटिस ये कैसे कर सकता है, ठीक है। एक्यूट एंडोकार्डाइटिस ये कैसे कर सकता है ये सुनो। मेनली क्या है कि ब्लड का काम था पंप करने का, ठीक है। मेनली हार्ट का काम क्या था? ब्लड को पंप करने का, ठीक है। और ब्लड कहाँ पे ट्रेवल करता है? वेन्स और आर्टरीज में, है ना। अब कोई ऐसा इंसान मान लो जो कि ड्रग एब्यूज करता है, क्या करता है? ड्रग एब्यूज करता है, वो ड्रग्स लेता है, ठीक है। और वो ड्रग्स कौन से रूट से ले रहा है? आईवी इंजेक्शन लेता है, ठीक है। आईवी इंजेक्शन लेता है अपनी उस पर्टिकुलर ड्रग का और मस्त रहता है। तो अगर वो कोई कंटामिनेटेड नीडल का उसने यूज ले लिया, कंटामिनेटेड नीडल का यूज ले लिया, तो क्या हो रहा है? वेन के अंदर पंक्चर हो रहा था, ब्लड के थ्रू होते हुए वो ब्लड के थ्रू होके वो वेन्स में जाएगा और एक्यूट एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन कर सकता है थ्रू दी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक समझ में आया? थर्ड आता है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया होता है इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। सेप्टी यानी इन्फेक्शन और एमिया मीन्स इन दी ब्लड। फोर्थ आता है निमोनिया। फोर्थ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या थी इसकी? निमोनिया। तो सुनना, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नॉर्मल माइक्रोफ्लोराज इन ह्यूमंस पढ़ाए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग साइट्स पे अलग अलग बैक्टीरिया इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जो अपनी नेजल कैविटी होती है उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो नेजल कैविटी के लिए तो वो क्या हुआ? एक नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हुआ, ठीक है, एक नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हुआ, ठीक है। वहां पे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो ट्रांसमिट होके पहुंच जाए लंग्स के पास, ठीक है, तो लंग्स के लिए वो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा नहीं है और वो उसको डिटेक्ट करेगा एज अ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? इन्फेक्शन प्रोड्यूस होगा, वो जो बैक्टीरिया वहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और कोज कर सकता है निमोनिया,
क्या कॉज कर सकता है? निमोनिया। यहाँ तक बात समझ में आई है। फिफ्थ आता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो अगर आपको हॉस्पिटल से इन्फेक्शन मिला है, ठीक है, और वो फर्दर कंडीशन जो है वो वर्स हो गई हो, ठीक है, तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। 6 पॉइंट आता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि साहब पेशेंट को हाई फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी, बॉडी पर रैशेज होंगे, डायरिया होंगे, या फिर जीआई ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर जो किडनी है वो डैमेज हो गई इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यहाँ तक बात समझ में आई है। तो हमने यहाँ पे बात करी थी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। किसकी बात करते हैं? लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो अगर इन्फेक्शन कोज हुआ है तो अपने को पता लगाना है कि कौन से पैथोजन की वजह से हुआ है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया ओनली एक ही नहीं है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस ही नहीं है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तब बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जब इन्वेस्टिगेशन करोगे, जब उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन से पैथोजन से पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ है। और जब आप एक एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाओगे तभी आप उसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट कर पाओगे और पेशेंट को उसकी जो कंडीशन उससे रिलीफ मिलेगा। या फिर आप एक्यूरेट अर्ली डायग्नोसिस करके जो कंडीशन वर्स हो सकती है उससे उसको बचा सकते हो। समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो फर्स्ट आता है स्पेसिमेन कलेक्शन। अब स्पेसिमेन से आप कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आप पस कलेक्शन ले लो, या फिर ब्लड का कलेक्शन ले लो, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो स्पूटम का कलेक्शन ले लो, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हुई है तो आप स्टूल का कलेक्शन ले लो, या फिर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था उसके लिए आपने नेजल स्वैब का स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसको जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुआ था। और अभी हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस पढ़ रहे हैं तो हमको डिटेक्शन किसका करना है? फॉर स्टेफाइलोकोकस ओरियस का। यहां तक बात समझ में आई है? आगे सुनो। पहले हमने बात करी थी स्पेसिमेन कलेक्शन की, ठीक है। अब बहुत से आपने टेस्ट ऐसे भी देखे होंगे जिसके अंदर हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, है ना, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी का भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सैंपल को आप एग्जामाइन कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई था, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव था और कोकाई मैंने बोला है, तो कोकाई सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आना चाहिए, ठीक है, मतलब कि राउंड शेप बैक्टीरिया होगा। और जब मैंने बात की स्टेफाइलोकोकस की तो वो किस फॉर्म में अरेंज रहेगा? एज अ ग्रेप लाइक क्लस्टर फॉर्म में अरेंज रहेगा, ठीक है। तो आपको माइक्रोस्कोप में स्फेरिकल शेप कोकस नजर आएंगे और वो किस फॉर्म में अरेंज रहेंगे? किस फॉर्म में अरेंज रहेंगे? वो एज अ ग्रेप लाइक क्लस्टर, जो अंगूर का गुच्छा रहता है उस टाइप में वो अरेंज रहेंगे, ठीक है। मैंने पहले बात करी थी माइक्रोस्कोपी की, अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के थ्रू देखेंगे, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड किया गया है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के बंचीज स्टेफाइलोकोकस के नजर आएंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में अगर स्टेफाइलोकोकस ओरियस अपने पास प्रेजेंट है तो फर्मेंटेशन होगा। तो फर्मेंटेशन किसके केस में होगा? स्टेफाइलोकोकस ओरियस जब प्रेजेंट रहेगा तो होगा, ठीक है। और जैसे ही फर्मेंटेशन होगा तो नंबर ऑफ शुगर प्रोड्यूसिंग एसिड सिक्रीट होंगे। क्या सिक्रीट होंगे? नंबर ऑफ शुगर प्रोड्यूसिंग एसिड सिक्रीट होंगे, लेकिन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। ओनली क्या सिक्रीट होंगे? शुगर प्रोड्यूसिंग एसिड सिक्रीट होंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब जब स्टेफाइलोकोकस ओरियस फर्मेंटेड होता है तो वो सिक्रीट करता है मैनिटोल को। किसको सिक्रीट करता है? मैनिटोल को। और मैनिटोल जो है वो एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। अगर इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जब आप सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको डायूरेटिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है?
ऑस्मोटिक डायूरेटिक के बारे में अगर मैं एक छोटी सी लाइन बताना चाहूँ तो इसको जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, या फिर इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलूँ तो जो अपनी क्रेनियल कैविटी है उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, और इंट्रा ओक्यूलर बोलूँ तो जो अपनी आई कैविटी थी उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। इन दोनों केस में जब प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक यानी कि मैनिटोल का यूज ले सकते हैं। ये 10% और 20% सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। बाकी आप जब फार्मा पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में तब आपको बताएंगे। तो अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो कि फर्मेंटेड होकर मैनिटोल शो कर रही है तो आप देखते ही पहचान जाना कि ये कौन सी स्पीशीज है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यहां तक बात क्लियर है। तो ये हमने बात की है बायोकेमिकल रिएक्शंस की। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की तो साहब आपने डायग्नोसिस किया और डायग्नोसिस करने के बाद में आपको पता चला कि ये कौन सा एजेंट था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एजेंट था, ठीक है ना। तो अगर आप उसमें पेनिसिलिन देंगे तो ध्यान रखना बच्चे, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो रेसिस्टेंट होता है पेनिसिलिन के। तो अगर आप ओनली पेनिसिलिन दे रहे हैं तो उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उससे रेसिस्टेंट है। उसके कंपैरिजन में अगर आपको पेनिसिलिन देनी ही है तो आप बेंजीन पेनिसिलिन दे सकते हैं, क्योंकि इट इज क्विक इफेक्टिव एंटीबायोटिक फॉर द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यहां तक बात समझ में आई है। अगर मैं बात करूं वैक्सीन की तो अभी तक कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो आपको एज अ प्रिवेंटेबल मेजर क्या यूज करेंगे, क्योंकि वैक्सीन अपन क्या है कि भाई डिजीज ना हो, है ना, डिजीज ना हो उससे पहले अपन इंसान को प्रिवेंट कर लें कि साहब इसको तो डिजीज ना हो। अब अपने पास कोई इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, करना क्या है कि साहब आप प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज लो कि इन्फेक्शन ना पहुंचे, ठीक है। कंट्रोल प्रोसीजर्स का यूज लेंगे। आप क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करके डिसइंफेक्शन करेंगे हैंड्स का, ठीक है। या फिर मैंने आपको जब सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन बता रहा था मैं, है ना, तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि फोमाइट्स होंगे, यानी कि टॉयज हो गए, टॉवेल हो गया, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है और उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से क्या है, कंटामिनेटेड है। अगर उसके कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उसके भी कंटामिनेटेड होने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। तो क्या करना है कि उनको भी आप डिसइंफेक्ट करके इसका जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने का चांसेस था उसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, उसको कम करके भी आप बहुत सी जगह खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जिसके अंदर हमने स्टेफाइलोकोकस की बात करी थी और उसके अंदर भी आज हमने क्या पढ़ा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।